Okay, students. Now, what we are going to study is two topics. That is the role of Napoleon Bonaparte, and the second, how nationalism spread in Europe. यूरोप में nationalism कैसे spread किया? So first, I will take on the very first topic, that is the role of Napoleon. नेपोलियन के बारे में समझना है तो कहीं ना कहीं क्लास 9th को भी हम लोग को समझना होगा. क्लास 9th में हमने ये पढ़ा है कैसे लुइस 16 था. लुइस 16 was replaced by National Assembly. The National Assembly was replaced by the Jacobins, Maximilian Robespierre, and after Maximilian Robespierre, जब उसको गिलोटिन कर दिया गया था, the reign of terror ended. उसके बाद फ्रांस में there was an establishment of 2 houses with 5 directors. But ये जो 2 houses and 5 directors थे, इनके बीच में तालमेल नहीं था, एक प्रॉपर वर्किंग कंडीशन नहीं था. कभी हाउसेस डायरेक्टर पे क्वेश्चन करते, कभी डायरेक्टर हाउसेस को एग्जॉर्न करते, तो कहीं ना कहीं देयर वाज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. पॉलिटिकली फ्रांस स्टेबल नहीं था, इसलिए फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहीं ना कहीं टूट सा गया था, चल नहीं रहा था. एंड इससे आम जनता जो थी फ्रांस की, वो कहीं ना कहीं परेशान थी. उस टाइम पीरियड में नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि एक मिलिट्री जनरल था, ही वाज लीडिंग द फ्रेंच आर्मी. ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिड अ मिलिट्री कूप. उसने एक मिलिट्री कूप किया और दोनों हाउसेस एंड डायरेक्टर्स को डीस्टैब्लिश करके पूरे फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाया. ना क्वेश्चन इज मिलिट्री कूप क्या होता है, आप पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में. मिलिट्री कूप जहां पे एक पर्टिकुलर आर्मी अपने ही देश की गवर्नमेंट पे अटैक करके उस पूरे देश की सत्ता अपने हाथ में ले लेती है. यू माइट हैव रेड अबाउट परवेज मुशर्रफ एंड ऑल. नेपोलियन बोनापार्ट ने भी ऐसा ही किया था, बट नेपोलियन बोनापार्ट ने ऐसा इसलिए किया बिकॉज देयर वाज नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. एंड जैसे ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आया नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से, फ्रांस के लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट को एक्सेप्ट किया इन द वेरी स्टार्टिंग. आफ्टर नेपोलियन केम टू पावर, ही डिड सम ट्रिमेंडस जॉब्स. वो अपने पावर में आने के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किए, जो अपने में एक बेंचमार्क साबित हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें तो बेसिक थिंग जो नेपोलियन ने किया था अपने रूल टाइम पीरियड में, दैट वाज हिज फेमस कोड ऑफ कंडक्ट इन 1804. दैट इज आल्सो कॉल्ड द नेपोलियनिक कोड. नेपोलियनिक कोड कहीं ना कहीं बहुत सारा राइट्स, बहुत सारा नया चीज लोगों के लिए लाया, सेंस ऑफ लिबर्टी लाया. उसने राइट टू प्रॉपर्टी दिया, जो इससे पहले ना नेशनल असेंबली ने दिया था, ना जैकोबिन्स ने दिया था, ना ही लुइस 16 ने. मोनार्की में तो प्रॉपर्टी का राइट था ही नहीं. He was the first person in the European history to give right to property to the common people, to the layman, and that's why Napoleon Bonaparte was very famous among the French people. Apart from this, Napoleon also introduced and developed many measures that he took for developing transportation, for developing communication, not only in France but also on places which he had captured, like Switzerland, like Belgium, like Austria, like Poland. These all places जो उसने कैप्चर किए थे, वहां पे भी उसने बहुत सारा डेवलपमेंट का काम किया. ट्रांसपोर्टेशन को सुधारा, कम्युनिकेशन सुधारा, ट्रेड को सुधारा. तो कहीं ना कहीं लोग उसको एक मसीहा के रूप में, एक हीरो के रूप में देखने लगे. अब एक कंसेप्ट आता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का नेशनलिज्म के स्प्रेड होने में क्या हाथ है. हम ये जानते हैं अभी तक कि नेपोलियन बोनापार्ट लास्ट में पूरा का पूरा जो सत्ता है, पूरा का पूरा जो पावर है, वो अपने हाथ में ले लेता है फ्रांस में, राइट. आफ्टर दैट जो आसपास के जो सिटीज थे, टाउन से, या फिर छोटे छोटे किंगडम से या डची से, कैंटोन से, लाइक ऑस्ट्रिया, पोलैंड, वहां के जो लोग थे, नॉट ऑस्ट्रिया सॉरी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, वहां के जो लोग थे, वहां के जो एजुकेटेड मिडिल क्लास जो लोग थे, मिडिल क्लास पीपल, और जो यूथ था, दे स्टार्टेड फॉर्मिंग जैकोबिन क्लब्स. वो जैकोबिन क्लब्स अपने ही जगह में फॉर्म करने स्टार्ट कर दिए. ये जैकोबिन क्लब्स वो वर्किंग पैरेलल टू द फ्रेंच आर्मी लेड बाय नेपोलियन बोनापार्ट. कहीं ना कहीं ये जैकोबिन जो थे, वो नेपोलियन बोनापार्ट के लिए रास्ता बना रहे थे. दे वर प्लानिंग द वे जिससे नेपोलियन बोनापार्ट उनके कंट्री को अटैक करे और उनको उनके क्रूर शासक से, उन्हें क्रूर राजा से आजाद दिला दे. तो कहीं ना कहीं जो कंसेप्ट आता है नेपोलियन एज अ मसीहा, वो हमको यहाँ देखने को मिलता है. कैसे नेपोलियन बोनापार्ट जो है
दूसरे देशों में जा करके वहां के क्रूर शासक को हटा करके वहां पे भी एक लिबर्टी का सेंस लाता है। बट हम जानते हैं, क्लास 9 में पढ़े हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने बाद में जाकर के अपने आप को ही एक राजा घोषित कर दिया था और इससे फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरा का पूरा फेल हो गया था। नाउ फ्रॉम बीइंग अ हीरो, फ्रॉम बीइंग अ मसीहा, एट द एंड ही टर्न्स आउट टू बी अ विलन। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स दैट ही हैड इम्पोज्ड in order to increase his power. He started forceful recruitment into his army. अपने पावर को बड़ा करने के लिए, अपना और स्प्रेड करने के लिए उसने स्विट्जरलैंड में या बेल्जियम में लोगों को जबरदस्ती अपने आर्मी में भर्ती करना स्टार्ट किया। लोगों में थोड़ा बहुत विद्रोह पैदा हो गया एंड दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट नेपोलियन एंड स्लोली जो नेपोलियन पहले एक मसीहा था, नाउ टर्न इनटू अ विलन। कहीं ना कहीं कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। आई गेस नेपोलियन समझ में, नेपोलियन ने कैसे हेल्प किया नेशनलिज्म को फ्रांस से बाहर आने में। कहीं ना कहीं जो नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजीज हैं उसको वो बाहर कैरी फॉरवर्ड किया उन देशों में जहाँ पे उसने उसको कैप्चर किया था। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक बेल्जियम, वी कैन टेक स्विट्जरलैंड इन फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एन इंस्टेंस। नाउ वी हैव अंडरस्टूड हाउ व्हाट वाज द रोल ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन का हमने थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ में आया, नेपोलियन क्या था। अब क्या है, हाउ नेशनलिज्म स्प्रेड इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म कैसे स्प्रेड किया, उससे पहले हम लोग को यह जानना बहुत जरूरी है कि यूरोप का सीन क्या था। इससे पहले कि यूरोप में नेशन, जैसा अभी हम जानते हैं यूरोप में बहुत फेमस कंट्रीज जहाँ हम सबको जाने का मन करता है, मुझे भी जाने का मन करता है, लाइक फ्रांस, जर्मनी, वी हैव एम्स्टरडैम, नीदरलैंड, बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। बट उस जमाने में देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ कंट्री, नेशन का कहीं भी कंसेप्ट था ही नहीं। उस समय पूरा का पूरा यूरोप किंगडम्स, डचीज और कैंटोन्स में बटा था। मैं रिपीट कर रहा हूं, उस जमाने में बिफोर द फ्रेंच, उस जमाने मतलब बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले के समय पीरियड में पूरा का पूरा जो यूरोप था वो किंगडम्स में बटा हुआ था, डचीज में बटा हुआ था, कैंटोन्स में बटा हुआ था। ठीक है, ये डचीज, कैंटोन्स, किंगडम्स में जो लोग रहते थे सबकी अपनी अपनी मान्यताएं थी, सबकी अपनी अपनी एथनिक बिलीफ था, सबका अपना अपना आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्ट था, सबका अपना अपना लैंग्वेज था। उनमें कहीं भी कोई भी चीज कॉमन नहीं दिख रहा था। अगर कॉमन नहीं होगा तो एक यूनिफाइड आइडेंटिटी नहीं बनेगी, और यूनिफाइड आइडेंटिटी नहीं बनेगी तो डेफिनेटली फॉर श्योर नेशनलिज्म का कंसेप्ट नहीं आ सकता। याद कीजिए मैंने आपको समझाया था अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। मैं समझाया था कि एक व्यक्ति कभी भी सोसाइटी में बदलाव नहीं ला सकता। वो बदलाव लाने के लिए क्या करेगा, पहले अपने सोच को एक रेवोल्यूशन में बदलेगा, लोगों को अपनी सोच बताएगा, लोगों की सहायता पाएगा। जब लोग उस सोच से अपना मेल खा लेंगे तो वो धीरे धीरे एक रेवोल्यूशन का रूप ले लेगा, और यही रेवोल्यूशन आगे जाके सोसाइटी में चेंज लाता है। बट यहाँ पे पूरे यूरोप में तो कहीं कोई कॉमन आइडेंटिटी है ही नहीं। पूरा का पूरा यूरोप डिफरेंट किंगडम्स में बटा हुआ है, डचीज में बटा हुआ है, कैंटोन्स में बटा हुआ है। सबकी अपनी अपनी भाषा है, सबकी अपने अपने रिलीजियस बिलीफ है, सबका अपना अपना कल्चर है, सबका अपना अपना ट्रेडिशन है। बस एक कॉमन चीज है कि सबका एम्परर एक है। बट एम्परर से क्या फर्क पड़ता है, जस्ट अ पॉलिटिकल फिगर। लोग किसी भी शासन से कभी कंबाइन नहीं होते, लोग कंबाइन होते हैं लैंग्वेज से, ट्रेडिशन से, बिलीफ से, इमोशन से। पर कहीं ना कहीं ये सारी चीज मिसिंग था। ये था एक पॉलिटिकल सीन। पूरे यूरोप में जो पॉलिटिकल सीन था वो ये था कि दे वर टोटली नॉट यूनाइटेड, दे वर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सबका अपना अलग अलग बिलीफ सिस्टम, सबका कल्चर, सबका लैंग्वेज, सब कुछ अलग। अब सोशली बात करें, सामाजिक तौर पे, तो वहाँ बहुत सारे डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रहता था। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन था दैट इज एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी बहुत बार वर्ड आपके सामने आया होगा। एरिस्टोक्रेसी को समझने के लिए यू कैन जस्ट कंपेयर दैट सेक्शन विद इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ जमींदार। जैसे हमारे जमींदार होते हैं, एलाइट होते हैं, अमीर होते हैं, मस्त रास्ता ठाट बाट होता है, वैसे ही एरिस्टोक्रेट भी होते हैं। दे आर कॉल्ड द लैंडेड जमींदार। उनके पास वैसा खासा पैसा था। जो सबसे डोमिनेंट सोशल ग्रुप था पूरे यूरोप में वो थे एरिस्टोक्रेट। वो डोमिनेंट थे, उनमें यूनिटी भी था। भले वो अलग अलग किंगडम्स में रह रहे हो, अलग अलग कैंटोन्स में रह रहे हो, अलग अलग डचीज में रहते हो, फिर भी उनके अंदर मैरिटल टाइज था। दैट मीन्स उसकी बेटी उसके घर, उसकी बेटी उसके घर, ऐसे दे वर यूनाइटेड। दे स्पोक वन लैंग्वेज दैट इज फ्रेंच। डिस्पाइट द फैक्ट उनमें यूनिटी था, बट उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम थी। हम जानते हैं कम पॉपुलेशन चेंज नहीं ला सकता। सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन में थे वो थे पीजेंट, फार्मर्स।
द मैक्सिमम इन पॉपुलेशन इन यूरोप। बट ये फार्मर्स, जैसे मैंने पहले कहा था, उनकी भाषा अलग, उनका कल्चर अलग, उनका ट्रेडिशन अलग, दैट वाज अ बिग डिफरेंस। ऐसे उन लोगों में एक कैसे किया जाए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज लिटरली अ क्वेश्चन मार्क कि कैसे नेशनलिज्म का कंसेप्ट यूरोप में आएगा। इट वाज टोटली अ क्वेश्चन मार्क, हाउ इज इट पॉसिबल। इट बिकेम पॉसिबल ड्यू टू अनदर मूवमेंट। नेशनलिज्म पॉसिबल हुआ यूरोप में एक दूसरे मूवमेंट के कारण, उसका नाम है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो आप लोग को क्लास 10 में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है। बट आपको समझा दे रहा हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत मिसकंसेप्शन है बहुत लोगों को, मैंने बहुत लोगों के मुंह से भी सुना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का कहीं भी मतलब नहीं होता इंडस्ट्री का आविष्कार होना, ये सरासर गलत आंसर है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है एक गिवन टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर जगह में नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज का बढ़ जाना। जैसे मैं बात करूं एग्जांपल के ले लो छपरा। अभी छपरा में मेरे ख्याल से 1 या 2 या फिर हो गए भी नहीं इंडस्ट्रीज हैं। ऑल ऑफ अ सडन इस साल छपरा में 5, 10, 12 या 25 इंडस्ट्रीज खुल जाता है नया नया। तो छपरा का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 2020 में। मतलब एक गिवन समय में नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज का बढ़ जाना, इंडस्ट्रियल बूम इज कॉल्ड, बूम मतलब अचानक बढ़ जाना, इज कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम जानते हैं, थोड़ा बहुत अगर पढ़े होंगे तो 18th 19th सेंचुरी में यूरोप में देयर वाज अ सेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मशीन्स के बहुत सारे आविष्कार हुए थे, इंडस्ट्रीज बनना स्टार्ट हुआ था, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ गया था। और जब इंडस्ट्रीज बढ़ा तो ये जो पीजेंट्स जो थे, जो फार्मिंग करते थे, उनमें से बहुत सारे जाकर के इंडस्ट्रीज में एज अ वर्कर काम करना स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज, उनमें से कुछ तरक्की किए, दे स्टार्टेड गेनिंग मोर एंड मोर। सम ऑफ देम इवन वेंट ऑन टू ओपन देयर ओन इंडस्ट्रीज। कुछ इतने हुए खुद जाके अपना खुद का एडिबल इंडस्ट्रीज खोलना स्टार्ट कर दिए फूड फील्ड से रिलेटेड। इससे क्या हुआ, एक नया सेक्शन ऑफ सोसाइटी आया, एक नया ही सोसाइटी का गठन हो गया। पहले तो बस 2 थे, या फिर एरिस्टोक्रेट्स नहीं तो पीजेंट्स। नाउ देयर वाज अ थर्ड क्लास, या कैसे एक न्यू क्लास, नॉट थर्ड क्लास सॉरी, अ न्यू क्लास दैट वाज कॉल्ड द न्यू मिडिल क्लास। मिडिल क्यों? क्योंकि दे वर नॉट एरिस्टोक्रेट्स बट दे वर नाइदर पीजेंट्स, दे हैड मनी। कहीं ना कहीं वो एरिस्टोक्रेट और पीजेंट दोनों के बीच में एक पुल, एक ब्रिज का काम कर रहे थे। दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड मिडिल क्लास। ये जो मिडिल क्लास के लोग थे, दे वर एजुकेटेड एंड दे वर द वन हु वर मोस्ट इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच राइटर्स लाइक मोंटेस्क, जॉन जैक रूसो, वोल्टायर, जॉन लॉक। इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। यही लोग जो हैं लिबरल मिडिल क्लास, दे वर द पायनियर्स, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग नेशनलिज्म इन यूरोप। मैं रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा सिंपल भाषा में कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत सारे इंडस्ट्रीज का गठन हुआ। बहुत सारे इंडस्ट्रीज जब आया तो जो पीजेंट्स तो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज में काम करने लगे। उनमें से कुछ इतने ज्यादा अच्छी तरह निपुण हो गए कि अपना खुद का इंडस्ट्रीज खोलना स्टार्ट कर दिए एंड स्लोली दे स्टार्टेड अर्निंग मनी। उनमें से बहुत सारे एजुकेटेड हो गए और एक नया सोसाइटी को गठन किए, दैट वाज कॉल्ड मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास जो था वो मोंटेस्क, जॉन जैक रूसो, आपका जॉन लॉक, वोल्टायर, इनके द्वारा लिखे गए चीजों से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे एंड थस दे वर कॉल्ड द लिबरल मिडिल क्लास। एंड यही लोग जो थे पूरे जो कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म पूरे यूरोप में फैलाएं। हर किंगडम्स में, डचीज में, कैंटन्स में नेशनलिज्म होता क्या है, क्या कंसेप्ट है, ये लोगों को उन्होंने जागृत किया एंड दे वर द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग नेशनलिज्म इन यूरोप। आई गेस ये दोनों टॉपिक आप लोग का बहुत हद तक क्लियर होगा, ठीक है। फॉर टाइम बीइंग दिस विल बी योर होमवर्क कि आप आराम से घर पे जो एनसीईआरटी का बुक्स है उसको पढ़िए। ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स। आप सिर्फ उसको समराइज करने की कोशिश मत कीजिए, आप उसको बिटवीन द लाइन्स समझने की कोशिश कीजिए। स्पेशली जहाँ पे यूरोप की बात किया है, फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स विल टॉक अबाउट द पॉलिटिकल सिनेरियो, देन वी हैव द सोशल सिनेरियो, देन वी हैव द राइज ऑफ द न्यू मिडिल क्लास, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और सब कैसे हैं? कितने मिनट को ना